पानी में कितनी ताकत छिपी होती है ना? जल विद्युत ये शब्द सुनते ही दिमाग में साफ रिन्यूएबल एनर्जी की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? अक्सर इसकी एक कीमत होती है और वो कीमत बहुत भारी हो सकती है। तो आज हम इसी उम्मीद और खतरे के बीच के सफर पर चलेंगे और इसकी तह तक जाएंगे। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। जान माल का भारी नुकसान। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस तबाही की गूंज है जो तब मचती है जब इंसान की बनाई कोई चीज कुदरत के सामने घुटने टेक देती है। मतलब साफ है, ये सिर्फ बिजली पैदा करने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। चलिए एक तारीख और एक जगह पर चलते हैं। 4 अक्टूबर 2023, जगह उत्तरी सिक्किम, भारत। ये वो दिन था जब एक भयानक घटना ने सबको जल विद्युत का वो स्याह पहलू दिखाया जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि तीस्ता 3 बांध के साथ आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने एक विनाशकारी बाढ़ को जन्म दिया? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई एक वजह से नहीं हुआ। असल में ये एक के बाद एक हुई कई गलतियों का नतीजा था। सबसे पहले एक ग्लेशियर झील फट गई, फिर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम थे वो ठीक से काम नहीं कर पाए, और ऊपर से गेट मैनेजमेंट में भी भारी चूक हुई। मतलब एक तरह से परफेक्ट स्टॉर्म वाली स्थिति बन गई जिसका नतीजा एक भयानक तबाही था। अब ये सब सुनकर मन में एक सवाल तो जरूर आता है ना, कि अगर जोखिम इतना बड़ा है तो फिर हम ये विशालकाय बांध बनाते ही क्यों हैं? आखिर क्या मजबूरी है? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो वादा जो नदी की शक्ति हमें देती है। समझते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में इन बड़े बड़े बांधों को बनाने की होड़ क्यों मची है। ये आंकड़ा देखिए, 16%। 2019 में पूरी दुनिया की कुल बिजली का 16% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर से आया था। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, मतलब ये हमारी एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। खासतौर पर विकासशील देशों के लिए तो जलविद्युत किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ बल्ब जलाने वाली बिजली नहीं है, ये वो ताकत है जो कारखानों को चलाती है, आर्थिक विकास को रफ्तार देती है, नौकरियां पैदा करती है, और सबसे बड़ी बात, ये सब होता है कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करके। तो एक तरह से ये बेहतर भविष्य का रास्ता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब बात करते हैं उस कीमत की जो समाज और हमारा पर्यावरण इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चुकाता है। यहीं पर आकर जलविद्युत की सबसे बड़ी पहेली हमारे सामने खड़ी हो जाती है। एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक विकास, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा है, तो दूसरी तरफ अपने ही घरों से उजड़ते लोग, खत्म होती बायोडाइवर्सिटी और छिनती रोजी रोटी का दर्दनाक सच है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच वो बैलेंस, वो संतुलन कैसे खोजा जाए? 10 लाख से ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 10 लाख से ज्यादा जिंदगियां हैं, कहानियां हैं, घर हैं। चीन के मशहूर 3 गॉर्जेस डैम को बनाने के लिए इतने लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया, जरा सोच कर देखिए। ये एक पूरा का पूरा शहर उजाड़ देने जैसा है। और बात सिर्फ लोगों के विस्थापन पर खत्म नहीं होती, इसकी कुछ छिपी हुई पर्यावरणीय लागतें भी हैं। जैसे बांध नदी के नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं, जिससे मछलियों का आना जाना बंद हो जाता है। इसके लिए जंगल काटे जाते हैं, जिससे जानवरों के घर उजड़ते हैं। और तो और कुछ मामलों में ये जलाशय मीथेन गैस भी छोड़ते हैं, जो एक बहुत पावरफुल ग्रीनहाउस गैस है। तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या ये वाकई उतनी क्लीन एनर्जी है जितना इसे बताया जाता है? चलिए इस पूरे बहस को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हम बात करेंगे लाओस की। वहां की कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाएगी कि कैसे एक बांध एक दोधारी तलवार की तरह काम कर सकता है। ये है लाओस के नाम थ्यून 2 प्रोजेक्ट का एक तरह का बैलेंस शीट। एक तरफ फायदे देखिए, सरकार को $170 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू मिला, 1300 से ज्यादा नए घर बने, स्कूल और हेल्थ सेंटर खुले, हजारों नौकरियां पैदा हुईं। शानदार लगता है ना? लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, 15 गांवों के लगभग 6300 लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। मछली पकड़ने और खेती जैसे पारंपरिक काम ठप हो गए, और मुआवजे को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी थी। ये बिल्कुल वही उम्मीद और खतरे का एक जीता जागता उदाहरण है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, या क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? क्या हम एक ऐसा बांध बना सकते हैं जिसके फायदे तो हमें मिलें, लेकिन उसकी इतनी भारी कीमत न चुकानी पड़े?
इसका एक जवाब है अडैप्टिव मैनेजमेंट या अनुकूली प्रबंधन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसको ऐसे समझिए कि एक बार एक सख्त प्लान बनाकर उसे आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय हम लगातार स्थिति पर नजर रखते हैं, उससे सीखते हैं और ज़रूरत के हिसाब से अपने प्लान में बदलाव करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैप्टन बदलते मौसम को देखकर जहाज का रास्ता बदलता है। ये एक ज़्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल अप्रोच है। तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, कुछ ठोस रणनीतियां हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, जिन समुदायों पर इसका असर पड़ रहा है उन्हें शुरू से ही फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। दूसरा, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके हर सामाजिक और पर्यावरणीय असर का गहराई से आकलन हो। तीसरा, जो भी फायदा हो उसे स्थानीय लोगों के साथ बराबरी से बांटा जाए। और हाँ, अगर लोगों को हटाना ही पड़े तो उनके लिए बेहतर जिंदगी और रोजगार का इंतजाम हो। और इन सब के ऊपर एक पारदर्शी और मजबूत गवर्नेंस हो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर में एक बहुत बड़ी और अनसुलझे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। और सवाल ये है कि हम अपने भविष्य के लिए ज़रूरी ऊर्जा कैसे पैदा करें, बिना अपने इस ग्रह या अपने ही लोगों की बलि चढ़ाए। देखिए, ये सवाल सिर्फ हाइड्रो पावर के बारे में नहीं है, ये हमारे साझा भविष्य का सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये वो सवाल है जिस पे हम सबको मिल के सोचना होगा।